आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल दिव्य बिहार में। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार DLED 2025 प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, फॉर्म फिलअप हो चुका है, उसका डेट भी आपका एक्सटेंड किया गया है और बहुत जल्द ही इसका एग्ज़ाम जो है होने वाला है, डेट निकलने वाला है एग्ज़ाम का। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए आपके DLED प्रवेश परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग के लिए लेकर आए हैं साइंस का प्रश्न। आज की वीडियो में ये ध्यान रखना है कि साइंस और सोशल साइंस से मिला के आपको दोनों मिलाकर 40 नंबर का पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ व सिर्फ साइंस के प्रश्न के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतर होने वाला है। और ये जो प्रश्न यहाँ पे आपको कराया जाएगा, तो ये केवल DLED के लिए नहीं है, ये आपको बीएड वाले के लिए भी है। तो चलते हैं, आपको प्रश्न की तरफ लिए चलते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न देखते हैं, आपका है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, आइए उस पर बात करते हैं। चलिए, तो द्रव्यमान संरक्षण, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। तो सबसे पहले याद रखना है कि द्रव्यमान संरक्षण को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको बोला जाता है पदार्थ की अनश्वरता का नियम। पदार्थ की अनश्वरता का नियम। द्रव्यमान संरक्षण ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही नाश होता है, उसी को हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम या उसी को पदार्थ की अनुस्वरता का नियम कहते हैं। तो इसका आपका जो आंसर होगा ए, यानी लभवाजे साहब ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम देने का कार्य किया था। अब इसी लभवाजे को कहीं कहीं पे लेबोजियर भी लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है, लेबोजियर। और इन्हीं लभवाजे या लेबोजियर साहब को फादर ऑफ केमिस्ट्री के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो भी आपका ऑप्शन है, उन सभी ऑप्शन को हम थोड़ा थोड़ा आपको बताते हुए चलेंगे उसके बारे में, ताकि आपका एग्जाम का प्रिपरेशन और बेहतर ढंग से हो जाए। तो चलिए, लभवाजे को हम लोगों ने देख लिया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लभवाजे ने दिया। अब वहीं पे हम लोग बात करते हैं, चलिए डाल्टन। तो डाल्टन साहब ने दिया था गुणित अनुपात का नियम। क्या चीज दिया था, गुणित अनुपात का नियम, याद रखना। प्राउस्ट, ठीक है, प्राउस्ट जो दिए थे स्थिर अनुपात का नियम। क्या चीज दिए थे, स्थिर अनुपात का नियम। और मोसले साहब, इनको कहा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी का जनक। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किन्हें, मोसले साहब को। तो ये रहा पहला प्रश्न। चलता है आप नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए, आपका जो है नेक्स्ट प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। याद रखना है, 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। तो देखिए, 5 जगत वर्गीकरण जो है, 5 जगत वर्गीकरण वो दिया गया व्हिटेकर के द्वारा। किसके द्वारा, व्हिटेकर के द्वारा। इनका पूरा नाम था RH व्हिटेकर, याद रखना है। और ये 5 जगत वर्गीकरण जो दिया गया था 1969 में, 1969 में। अब वो 5 जगत वर्गीकरण कौन था, आइए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पहला था मुनेरा। क्या चीज था, मुनेरा था। उसके बाद क्या था, प्रोटिस्टा था। प्रोटिस्टा के बाद क्या था, कवक था। कवक के बाद क्या था, पादप जगत था। पादप जगत के बाद क्या था, जंतु जगत था। तो मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप जगत और जंतु जगत, ये 5 जगत किसके द्वारा दिया गया, RH व्हिटेकर साहब के द्वारा जो है दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था, 1969 में। ये 5 जगत वर्गीकरण से पहले 2 जगत वर्गीकरण था, 2 क्लासिफिकेशन किंगडम। क्या था, 2 जगत वर्गीकरण। अब ये 2 जगत वर्गीकरण में केवल कौन था, पादप जगत और जंतु जगत। ठीक है, पादप जगत और जंतु जगत, याद रख लीजिएगा। बाद बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं यहां पर। चलिए, बाद बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं यहां पर।
रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो इसका आंसर आपका व्हिटकर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक, जिनको कहा जाता है इन्होंने कोशिका का खोज किया था। किसका? कोशिका का खोज कब किया था? 1665 में। लिनियस है तो इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण का जनक, आधुनिक वर्गीकरण का जनक लिनियस साहब को। और अरस्तु, तो इनको बायोलॉजी का जनक, जीव विज्ञान का जनक, याद रखना है। किसका? जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु साहब। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जंतु विज्ञान अरस्तु साहब, ठीक है। तो ये दो प्रश्न हमारा हुआ। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। चलिए तो अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपका है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? देखिए यहाँ पे ए बी सी डी चारों ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शन में सब के सब जो है धातु है, याद रखिएगा। तो प्रश्न है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पारा जो है ये आपको द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। बाद बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है तो ये भी धातु है, तो इसकी परमाणु संख्या होती है, याद रखिएगा 12, और संकेत की बात कीजिएगा तो Mg। सोडियम की बात कर लेते हैं तो इसकी परमाणु संख्या होती है 11 और इसका संकेत होता है Na, ठीक है। पोटेशियम की बात कर लीजिएगा तो पोटेशियम भी धातु है, इसकी परमाणु संख्या होती है 19 और इसका संकेत होता है K, ठीक है। तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु है जिसका नाम है पारा, इसका परमाणु संख्या 80 और संकेत की बात कीजिएगा तो Hg, ठीक है। चलिए तो 3 प्रश्न समाप्त हुआ। उसके बाद चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न है जो कि आपका बायोलॉजी से है, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न, निम्न में से आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है, निम्न में से आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है, यानी यहाँ पे आपको जगत से पूछ दिया है, ठीक है। याद रखना है कि कौन सा जीव जो है आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। तो ये आर्थ्रोपोडा सबसे पहले याद रख लेना है कि जंतु जगत का है। किस जगत का संघ है? जंतु जगत का संघ है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आर्थ्रोपोडा संघ का जीव जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका बिच्छू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिच्छू जो है वो आपको आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत जो है आता है, ठीक है। बाद बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा, बाद बाकी ऑप्शन जैसे केचुआ है तो केचुआ आपका आ जाएगा, चलिए केचुआ की बात कर लेते हैं तो केचुआ जो है आपका एनेलिडा संघ का जीव है। किस संघ का जीव है? एनेलिडा संघ का जीव है। घोंघा की बात कर लेते हैं तो ये आपका मोलस्का संघ का जीव है, ठीक है। और हाइड्रा की बात कर लेते हैं तो ये आपका जो है सिलेंट्रेटा संघ का जीव है। किस संघ का? सिलेंट्रेटा, या इसी सिलेंट्रेटा को एक और नाम से जाना जाता है नाइडेरिया, याद रखना है। प्रश्न क्या था? निम्न में से कौन आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है? तो ये आपका बिच्छू जो था आर्थ्रोपोडा का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं प्रश्न 5 की तरफ। प्रश्न 5 आपका है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? एक्सक्रेटरी ऑर्गन की बात की जा रही है, ह्यूमन बॉडी की बात की जा रही है, और ये सभी अंग जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, सभी अंग जो है ये आपको मनुष्य के शरीर में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो मनुष्य का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्क, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी। इसका हिंदी एक और नाम याद रख लीजिएगा, गुर्दा। क्या है? गुर्दा का है, किडनी का है, वृक्क का है, बात एक ही है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। बाद बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो बाद बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। जैसे ए में आपका यकृत है तो यकृत के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखना है। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिससे क्या चीज का स्राव होता है? पीतरस का स्राव होता है। किसका स्राव? पीतरस का। छोटी आंत की बात कर लेते हैं तो आहार नाल की जो सबसे लंबी भाग होती है, आहार नाल की सबसे लंबी भाग कौन होती है?
छोटी आंत होती है जिसकी लंबाई होती है आपका 6 मीटर। वृक्क को तो हम लोगों ने देख लिया। अब अग्नाशय है, ठीक है, याद रखना अग्नाशय ये जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि था आपका यकृत, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। इसी अग्नाशय ग्रंथि से जो है आपका एक हार्मोन का स्राव होता है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव। किस हार्मोन का? इंसुलिन हार्मोन का स्राव। चलिए अब इसका जो है इंग्लिश में हम बात कर लेते हैं कि इंग्लिश से भी पूछ देता है आपको, तो इंग्लिश में याद रखना। जैसे यकृत है तो इसको लीवर बोलते हैं, छोटी आंत है तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन, वृक्क है तो इसका हमने लिख दिया था आपका किडनी लिख दिया था, ठीक है, और अग्नाशय है तो इसको बोला जाता है इंग्लिश में पैनक्रियाज, ठीक है। चलिए तो 5 प्रश्न हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उस भाग को क्या कहा जाता है, ठीक है। मानव नेत्र के जिस भाग पर, यानी आंख में बहुत सारे भाग हैं, तो वो कौन सा भाग है जिस पर प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, तो आइए उस पर बात करते हैं। देखिए तो मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है ना उसको बोलते हैं दृष्टिपटल। क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल। याद रखिए, अगर दृष्टिपटल समझ में नहीं आए तो इसका नाम याद रख लीजिएगा, रेटिना। ये आप लोग को समझ में जरूर आ गया होगा। तो रेटिना इंग्लिश वर्ड हो गया और इसी का हिंदी हो गया आपका दृष्टिपटल। यानी किसी भी वस्तु को हम देखते हैं तो देखने से पहले वो क्या है, रेटिना पर जो उसका प्रतिबिंब बनता है और तभी जाके जो है वो मस्तिष्क उसको संकेत देता है कि ये इस चीज का फिगर है, फलाने चीज का फिगर है। तो इसी दृष्टिपटल या रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तब हम लोग किसी चीज को देख पाते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन तैयारी कराएंगे आपको। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, और अब तक नहीं जुड़े हमारे चैनल से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।